सभी को जय भीम और नमस्कार जोहार। गोंडवाना दर्शन परिवार की तरफ से जो बातचीत आयोजित की जा रही है उसके लिए हम लोग आज यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। नेताम सर से मेरी अभी जस्ट बातचीत हुई है, नंद किशोर नेताम जी से। उन्होंने कहा है कि मेरी वीडियोस नहीं आ रही है, मैं सिर्फ ऑडिबल हूँ आप लोगों के लिए, तो कृपया एक बार मुझे कंफर्म कीजिए कि ऑडियो और वीडियो दोनों आ पा रहे हैं या नहीं आ पा रहे हैं। कोई भी साथी जो इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं जुड़े हुए हैं और इस पूरे बातचीत को सुनने और समझने और बातचीत स्थापित करने के लिए हम लोग यहाँ पे अपना समय निकाल करके आए हुए हैं। तो कृपया मैं जानना चाहूँगी कि बातचीत हमारी शुरू हो पाई है नहीं हो पाई है। आई थिंक नेताम जी शायद जुड़ चुके हैं और वो इस ओर इशारा कर रहे हैं कि हम लोग बातचीत प्रारंभ कर सकते हैं। वीडियोस में कोई परेशानी नहीं है ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि कमेंट्स मुझे बिल्कुल भी नहीं चिन्हित हो पा रहे हैं जिससे कि मैं आपको बता पाऊँ कि चीज़ें ठीक चल रही हैं नहीं चल रही हैं। तो आज हम लोग बातचीत करने के लिए जो बैठे हैं उसका बिल्कुल विषय जो है वो हेलो या माफ़ कीजिएगा, गोंडवाना दर्शन से ही फ़ोन था। मैं बातचीत जो आज की करना चाह रही हूँ वो आदिवासी युवाओं पर केंद्रित होगा और इस आयोजन को उषा किरण आत्राम आंटी ने अपने 3 दशकों से भी ज़्यादा लंबा समय हो चुका है इस मैगजीन को निकलते हुए। और सुनेर सीताराम जी जो आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनकी जो वैचारिकी है वो उन्होंने अपने विचारों को अपनी पुस्तकों में बांध करके हमारे सम्मुख हमारे समाज के लिए समाज को एक मसाल के तौर पे सामने रखा है। और हम लोगों को मुझे लगता है कि ये साहित्य ही है जो उनको हमारे बीच में ज़िंदा बनाए रखेगा और हम उनको देख पाएंगे, जुड़ पाएंगे। और जो वो चाहते थे, हमसे कुछ कहना चाहते थे, उन्होंने अपनी पत्नी उषा किरण आत्राम जी के साथ मिल करके इस दिशा में बहुत बड़ा काम किया। गोंडवाना को लेकर के, गोंडी भाषा को लेकर के, उसकी लिपि को लेकर के उनका एक काम हम लोग चिन्हित कर पाते हैं। और बिल्कुल वो हमारे बीच में ही हैं, वो कहीं गए नहीं हैं। और उनकी इस मैगजीन के इस प्लेटफॉर्म में आज उनको बहुत दिल से याद करते हुए अपनी बातचीत शुरू करना चाहूँगी। और सुनेर जी ताराम और उषा किरण आत्राम जैसे दंपतियों को मैं हमेशा एक मसाल के तौर पे देखती रही हूँ। जैसे कि फूले दंपति ने भी अपने हिस्से की लड़ाइयाँ लड़ी और उन्होंने समाज को एक दिशा दिखाया। तो हम उनके बच्चे हैं और हमने जो कुछ सीखा है, जाना है, उनको याद करते हुए आज की बातचीत शुरू करती हूँ। मेरा नाम नितिशा खलखो है और मैं मूलतः रांची झारखंड से हूँ और मेरा संबंध एक उरांव परिवार से है। हम कुड़ुक भाषा भाषी लोग हैं और अभी फ़िलहाल रिसर्च करने के लिए मैं जेएनयू में हूँ और साथ ही पिछले 7.5 सालों से दिल्ली विश्वविद्यालय के एक कॉलेज में अध्यापन का काम कर रही हूँ। तो मेरी जो बातचीत होगी वो बिल्कुल मेरे सहज अनुभवों से जुड़ा हुआ होगा और जो भी आज तक मैंने अपनी 5 ज्ञानेंद्रियों से सीखा है वो आपके सामने लाने की कोशिश कर रही होंगी। उषा आंटी का एक अनुरोध यह था कि जब भी आप बात कीजिए तो क्योंकि आप युवा हैं तो युवाओं की बात अच्छे से रख पाएंगी, तो उनके हवाले से आपको आदिवासी समाज, साहित्य, संस्कृति और जिस भी विधा में, जिस भी स्पेस में आपको बात करने का मन है, आप इनको केंद्र में रख के बातें करेंगी।
तो मैं उनका ये अनुरोध स्वीकारती हूँ और मुझे जो बातचीत आज आप लोगों के साथ करनी है वो बहुत हद तक युवाओं पर बेस्ड होगा, लेकिन हम जैसा कि एक समाज में पलते बढ़ते आए हैं, वहाँ पे हम लोगों ने एक परिवार में एक बुज़ुर्गों की भी अहमियत को देखा है, एक प्रौढ़ उम्र के व्यक्तियों को भी देखा है, हम वयस्कों को भी देखते हैं, हम यौवन काल के बच्चों को भी देखते हैं, बिल्कुल छोटों को भी देखते हैं। तो एक हर एक उम्र के पड़ावों से गुजरता हुआ एक समूह जब एक दूसरों के हितों के लिए हम लोग प्रतिबद्ध होते हैं और एक दूसरे की सुरक्षा का आयोजन करते हैं, तो इससे एक परिवार बनता है और यही परिवार कुछ और बड़ा होकर नाता रिश्तेदारी बनेगा और उससे कुछ बड़ा होकर के फिर वो एक समाज बनता है। पर सबका हित और सबकी सुरक्षा एक मेन उद्देश्य होता है। तो यहाँ पे जब भी मैं आदिवासी युवाओं की बात करूँ तो ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ ये आदिवासी युवा तक ही महदूद रहेगा, उसके आसपास और उनसे जुड़ी हुई जो चीज़ें हैं, बातें हैं, जो वो वृद्ध समुदाय है हमारे बीच का, जो प्रौढ़ समाज है या जो एक बिल्कुल छोटे समय के बच्चे हैं, वो हमसे नहीं जुड़ पाएंगे, हमसे बातें नहीं कर पाएंगे, ऐसा मेरी समझदारी नहीं है। तो ये बहुत थोड़ा सा ही एलिनिएट करता है, हम लोगों को एक दूसरे से दूर करता हुआ है कि नहीं आज तो युवाओं की बात होनी है तो हमने क्या करना, नहीं आज तो महिलाओं की बात करनी है तो हम पुरुषों का वहाँ पे क्या करना। तो मुझे मेरी समझदारी जो वो कहती है कि युवा ऐसे खाँचों में नहीं बटे हुए हैं और स्त्रियां अगर बटी हुई हैं और पुरुष ऐसे अगर सेग्रीगेट कर रहे हैं अपने आप को, तो ऐसे तो समाज और परिवार नहीं बनता है। तो हम लोगों को विचारना पड़ेगा, जब भी हम बात करेंगे तो पूरे समाज की और पूरे समूह की बातचीत हमारे बीच में से होना प्रारंभ हो जाएगी। तो आज की बातचीत में केंद्र यही रहेगा और सबको सेवा जोहार करते हुए मैं अपनी बातचीत यहाँ पे प्रारंभ कर रही हूँ। जब आदिवासी युवा हम कह रहे होते हैं और आज हमारे पास एक ये लॉकडाउन का टाइम पीरियड है, कोरोना की महामारी से हम गुजर रहे हैं, तो आपके पास कुछ भी चीज़ों को जानकारी प्राप्त करने का बहुत आसान सा एक रिसोर्स जो सामने दिखाई पड़ता है, वो आपके हाथों में खड़ा और हाथों में खेलता हुआ वह मोबाइल है, जिससे कि आज हम यहाँ पे अभी एक संवाद भी स्थापित कर रहे हैं। इस मोबाइल वाली दुनिया में जब भी आप गुजरेंगे और आप सबसे पहले गूगल से अपनी सारी जानकारियाँ, जो नहीं आता है, जिसमें कन्फ्यूज़न है, वो हम तमाम चीज़ें जो सर्च इंजन इस्तेमाल करते हैं वो गूगल का बहुत मेजरली प्रयोग कर रहे होते हैं। तो जब आदिवासी यूथ्स की बात करनी है तो मेरे पास भी लाइब्रेरी और मेरे पास भी रिसोर्सेस मेरे रूम में कम थे, और जब मैंने इसको गूगल करके तलाशने की कोशिश की तो वो मुझे क्या आंसर देता है और उसको मैं क्या पढ़ पाई, उसको आपके सामने शेयर करना चाहूँगी। गूगल में आदिवासी यूथ सबसे पहले जैसे ही मैंने डाला तो जो चीज़ें उभर के आई, जो आज की समय का कह लीजिए कि कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट जो है या जो आपकी मीडिया है, वो आपका वर्चुअल मीडिया हो, वो आपका प्रिंट मीडिया हो, ये तमाम जगह या सोशल मीडिया हो, इन तमाम जगहों पे अगर आपने आदिवासी यूथ को खोजने की कोशिश की जानने समझने के लिए, तो मैंने जब गूगल में ये कीवर्ड डाला कि आदिवासी यूथ क्या है, तो मेरे सामने क्या निकल के आता है, कुछ वीडियोस उभर के आते हैं जो नाचते गाते हुए आदिवासी युवाओं की दिखाते हैं, ठीक है। उसके साथ में 2-4 वीडियोस के साथ में जैसे ही पार करके आप नीचे स्क्रॉल करके नीचे आ रहे होते हैं तो देखते हैं कि एक सजग आदिवासी युवा एक्टिविस्ट है जो अपने हितों के लिए अपनी बातचीत रख रहा है, एक स्पीच की भूमिका में दिखाई पड़ रहे हैं, और वो दिल्ली विश्वविद्यालय के एक शिक्षक हैं जिनसे मेरा परिचय भी है, और आदिवासी हितों के लिए वो जिस तरीके से रत हैं वो भी उस वीडियो का हिस्सा होता है। उसके बाद जैसे मैं थोड़ा और स्क्रॉल करके आने की कोशिश करती हूँ कि अगर मुझे वीडियो के वाया नहीं जानना है कि आदिवासी यूथ आज क्या है, तो
क्या चीज़ें इंटरनेट आपको परोस के देता है, आपकी थाली में सर्व करता है, वो बातें मैं आपके सामने एनालाइज करना चाहूँगी। और उसके बाद फिर मैं बिल्कुल शिफ्ट करूँगी कि 31 वर्ष की आयु तक में जो भी चीज़ें मैंने सीखी है, जानी है, उसको आप लोगों के साथ बातचीत करूँगी। मैं चाहूँगी कि सारे लोग जो भी देख रहे हैं इस कार्यक्रम को, वो अपने मन की बहुत सहज सहज जो क्वेरीज होंगी, जो क्वेश्चंस होंगे, वो आप लोग रखेंगे, मुझसे साझा करेंगे, तो मुझे बहुत बहुत अच्छा लगेगा और हम लोग बातचीत को आगे बढ़ा पाएंगे। क्योंकि संवाद हमेशा एक तरफा नहीं हो सकता है। ये हम लोगों को अभी आदत बनाने में समय लगेगा कि मशीन के सामने आपको बोलना है और आपको फील करना है कि लोग हैं। ठीक है, तो बिल्कुल इस असहजता के बीच में जो मैं बातें आपसे कहना चाह रही हूँ, इन 2-3 वीडियोस के बाद जो मैं पाती हूँ, वो प्रिंट मीडिया के हवाले से आदिवासी यूथ की बातें पाती हूँ। ठीक है, और उसमें क्या क्या कुछ मिलता है मुझे, आप थोड़ा सा गौर करेंगे। मैं बिल्कुल आज के गूगल सर्च का आपको इतिहास और जो भी ज्योग्राफी और जो भी उसका सोशियोलॉजी जो भी आप निकालना चाहे आप निकाल सकते हैं, तो वो बातें मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तीसरी खबर के तौर पे जो मुझे प्रिंट में पहली बार गुजरता है, वीडियोस के बारे में मैंने जिक्र किया आपको, लाइव हिंदुस्तान नामक एक अखबार निकल के आता है और वो बताता है, एक अखबार का अंश है और उसमें बताया जा रहा है कि कुछ आदिवासी युवाओं के लिए नक्सल प्रभावित 20 गांवों से 20 बच्चों का सिलेक्शन किया गया है और सीआरपीएफ की पहल पर और गवर्नमेंट की भागीदारी के साथ में इनको एक आदिवासी आदान प्रदान कार्यक्रम, एक्सचेंज प्रोग्राम जिसको हम कह रहे हैं, सरकार के द्वारा एक्सचेंज प्रोग्राम का आयोजन किया गया है, जिसको सीआरपीएफ ने इनिशिएट किया है। सरकार उसको सपोर्ट कर रही है और नक्सल प्रभावित गांवों के 20 बच्चों का चयन किया गया है। ये लोग चेन्नई की तरफ रुख कर रहे हैं, ये एक न्यूज़ था। उसके नीचे मैं जैसे ही आती हूँ तो आदिवासियों का जो छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट का ट्राइबल डिपार्टमेंट है, उसके माध्यम से वो सरकारी विभागों में कुछ आदिवासी युवाओं के लिए कुछ स्कीम्स निकाले गए हैं, उसकी जानकारी छोटी सी दिखाई पड़ती है। उसके बाद जो न्यूज़ आती है दैट इज़ दैनिक जागरण का, और उसमें आ रहा है कि आदिवासी युवाओं को हम डिजिटली प्रशिक्षित करें, इसके लिए केंद्रीय जनजातीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने गोइंग ऑनलाइन लीडर कार्यक्रम का एक प्रारंभ किया है और इसमें अभी टारगेट मिनिमम 2500 मेंटर और 5000 मेंटी होंगे और ये कार्यक्रम आपका इस लॉकडाउन पीरियड के दौरान में 15 मई से 14 जुलाई के बीच में उन्होंने एप्लीकेशन मंगाए हैं और उसके बाद इसका आयोजन किया जाना है। आगे की न्यूज़ में बढ़ते हैं। आगे क्या बता रहे हैं गूगल आपको कि आदिवासी युवाओं के बारे में आपकी क्या नज़रिया है, क्या मतलब वो दिखाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं। तो इकोनॉमिक्स टाइम्स है, एक बहुत रेपुटेड अखबार, वो क्या दिखा रहा है अपने आदिवासी यूथ, कीवर्ड्स याद रखिए, आदिवासी यूथ मैंने डाला था, तो वो दिखा रहे हैं इकोनॉमिक्स टाइम्स के हवाले से कि आदिवासियों के संग राहुल गांधी मध्य प्रदेश में एक राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव का आयोजन किया गया है और राहुल गांधी उन आदिवासियों के साथ स्टेज में नाच रहे हैं। आगे की न्यूज़ गौर करते जाइएगा, आप समाज में किस तरीके से प्रस्तुत किए जाते रहे हैं। पत्रिका एक बहुत बड़ा अखबार है, राष्ट्रीय अखबार है, उस अखबार के बहाने से मैं बात करूं तो वो बता रहे हैं कि एक घटना घटी है और वो घटना क्या है कि आदिवासी युवक को पुलिस द्वारा मानव का मूत्र, ह्यूमन यूरिन पिलाने की एक घटना है, जिसको लेकर के जो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग है उसने एक दखल स्थापित किया है। आगे मैं बताना चाहूँगी, लाइव हिंदुस्तान फिर से एक अखबार गुजर रहा है और वो बता रहा है कि एक 12वां जनजातीय युवा आदान प्रदान कार्यक्रम लखनऊ में गांधीनगर में होने जा रहा है, जिसमें 50 पार्टिसिपेंट है, 220 पार्टिसिपेंट्स हैं और ये लोग अलग अलग राज्यों से दूसरे राज्यों में जाकर के कल्चरल जो एक्सचेंज होता है, अपनी संस्कृतियों का आदान प्रदान करेंगे। और इसमें एक चीज़ बहुत गौर करने की है, दैनिक भास्कर दैनिक अखबार द्वारा इस न्यूज़ को लिखा जाता है, सीआरपीएफ की एक टीम भी इसके साथ लगाई गई है। ठीक है,
आदिवासी यूथ का आदान प्रदान कार्यक्रम है, सांस्कृतिक आयोजनों का कार्यक्रम है, सरकार द्वारा प्रायोजित है और यहाँ पे भी एक सीआरपीएफ की एक टीम साथ में रख दी गई है। आगे गौर करते हैं, ठीक है। पत्रिका अखबार, पत्रिका फिर से एक रेपुटेड अखबार, वो 14 जुलाई 2020 को ही एक फिर से एक इंसिडेंट सामने ला के रखते हैं कि पुलिस द्वारा एक आदिवासी लड़के को घर से उठा लिया गया है और उसके साथ मारपीट की गई है। ये पत्रिका ने फिर से छापा है। फिर आगे बढ़ते हैं, एनडीटीवी का खबर करके एक वेब पोर्टल चल रहा है। एनडीटीवी एक बहुत रेनाउंड आज के समय का बहुत ही नामी चैनल है, उसी का ये प्रिंट वाला भाग है, एनडीटीवी खबर के नाम से। इसकी जो बातें क्या आ रही हैं, ये 24 फरवरी 2020 की एक बात बता रहे हैं कि आदिवासी लड़के और लड़की को, जो कि नाबालिग है, उसको कहीं से गिरफ्तार किया गया है और उनको जूतों से पीटा गया है। ठीक है, ये एक न्यूज़ बन के आई है। आगे पंजाब केसरी का मैं एक न्यूज़ का हवाला देती हूँ। इसमें बता रहे हैं 23 फरवरी 2020 की घटना है, आदिवासी नाबालिग बच्चियों के साथ दुष्कर्म, ये हेडिंग है। आगे मैं और न्यूज़ की तरफ बढ़ूँ, मैं 3-4 और अखबारों के न्यूज़ लूँगी और उसके बाद अपनी बातचीत शुरू करूँगी। ANI ये एक न्यूज़ एजेंसी है जहाँ पे सारे अखबारों के न्यूज़ों को मतलब डिस्पर्स किया जा रहा होता है। ANI और भाषा और PTI जैसी संस्थाएं न्यूज़ एजेंसी है जहाँ पे खबरें जमा होती हैं और फिर एक पर्टिकुलर छननी से छनने के बाद वो आपके बीच में सर्कुलेट की जा रही होती है। वेरी ऑथेंटिक ऑर्गेनाइजेशन। तो ANI के पास न्यूज़ है, वो लिख रहे हैं कि बीजेपी MP आदिलाबाद तेलंगाना में एक डिस्ट्रिक्ट है और उसके बीजेपी के MP हैं स्वयं बापू राव, और वो एक वीडियो उनका वायरल होता है जिसमें आदिवासी महिलाओं को छेड़ने वाले मुसलमान युवकों को धड़ से अलग करने की वो बात कह रहे होते हैं। ठीक है, इसी तरीके से फिर और स्क्रॉल करते हुए आप आगे बढ़ रहे हैं तो इंटरनेट आपके लिए क्या दे रहा है। यूथ की आवाज़ एक वेब पोर्टल है और उसमें आदिवासी लाइव्स मैटर करके एक राइटिंग पेज है जिसमें कि बहुत सारी नए रचनाकार अपनी रचनाएं, अपनी बातें वीडियो फॉर्म में, रिटन फॉर्म में वो सबमिट कर रहे होते हैं। तो आदिवासी लाइफ मैटर का वो पेज खुलता है और उसके बारे में वो जानकारियाँ मिलती हैं। आगे बढ़ते हैं, ये पहली बार आदिवासी लाइफ मैटर्स के वाया एक सकारात्मक पहल जो पूरे इंटरनेट में करीब अच्छे खासे 20-25 न्यूज़ों से गुजरने के बाद आपको हासिल होता है। पहला एक सकारात्मक न्यूज़, उससे पहले 20-25 जो न्यूज़ों की जानकारी और बातचीत जिस पर हम लोगों ने अभी की, वो पूरे तरीके से आप में एक रोष उत्पन्न करेगा, एक नकारात्मकता का आप में संचार करेगा। तो यहाँ पे आदिवासी लाइव्स मैटर और उसके कामों और उससे जुड़े हुए लेखन को आप पहली बार पा रहे हैं, जो कि एक सकारात्मक रूप में है। फिर आगे बढ़ते हैं हम आगे, तो वहाँ पे 16 जून 2020 को नई दुनिया एक अखबार है, उसमें हम मार्क्सिस्ट पार्टियों का दावा कि इस लॉकडाउन में भी 3000 से ज़्यादा आदिवासी युवा शहरों में फंसे हुए हैं, इसकी जानकारी के साथ अगला न्यूज़ आता है। आगे फिर बढ़ते हैं तो आदिवासी रिसर्जेंस करके आदिवासी युवा उपेक्षित क्यों 2016 का लेख सामने उभर के आता है। अब तक हम बातें जो कर रहे थे वो 2020 तक की और 2018-19 की घटनाओं पे कर रहे थे, और ये और थोड़ा पीछे जा कर के आदिवासी रिसर्जेंस आकाश पोयम के द्वारा चलाया जा रहा एक ग्रुप है और इसमें वो राइटर्स को फिर से स्पेस देते हैं कि हर एक आदिवासी अपने साथ घटित घटनाओं को लिखित फॉर्म में जमा करे, और ये आदिवासी रिसर्जेंस बहुत एक्टिवली इसको छापते आ रहे हैं। तो ये 2016 का लेख वहाँ से गुजरता है। और उसके बाद मैं अंतिम 2 न्यूज़ पे आऊँगी और ख़त्म करूँगी अपनी बातचीत मीडिया के हवाले से। उसके बाद एक न्यूज़ है thebetterindia.com, ठीक है। वो महाराष्ट्र के नांदुरबार जो ज़िला है वहाँ पे बता रहे हैं, और जस्ट पिछले 2 वीक पहले का ये पोस्ट है, और उसमें वो बता रहे हैं कि भारतीय भाषाओं में
जितने भी जिस जगह पे रोड नहीं पहुंच पा रही हैं उन जगहों पे आदिवासी भाषाओं में सूचनाएं पहुंचाने का जिम्मा और काम एक यूथ ग्रुप ने लिया है और उसको वो परफॉर्म कर रहे हैं और वो ये क्लेम कर रहे हैं कि जहां सड़क नहीं पहुंच सकती, जहां बिजली नहीं पहुंच सकती, वहां तक हम युवाओं का एक समूह उसको उनकी भाषाओं में, उनकी बोलियों में प्रस्तुत कर रहे हैं और उनको अवेयर कर रहे हैं ये कोरोना महामारी में उनके लिए कैसे लाभप्रद हो सकता है, इसकी सूचना वो इस न्यूज़ वेब पोर्टल के माध्यम से दे रहे हैं। अंतिम कहानी सबरंग नामक एक ब्लॉग है, राइटिंग का जगह है, वेब पोर्टल है, जिसमें मध्य प्रदेश इलेक्शन में जय युवा शक्ति करके, जयस करके जो ग्रुप है उसके द्वारा मेन स्ट्रीम मीडिया और मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में अपने दखल को कैसे रखते आ रहे हैं आदिवासी और एक कड़ा टक्कर देने जा रहे हैं, यह 2018 की घटना पर आधारित है। कुल मिलाकर के जितनी भी बातें मैंने यहाँ पे आपके साथ शेयर किया वो बिल्कुल आप भी आज ही अगर आप भी गूगल करने बैठेंगे तो ये सारे क्रम आपको देखने को मिल जाएंगे, सुनने को मिल जाएंगे। मेरा उद्देश्य इस चीज़ को करके आपसे कुछ बातें करने का यह था कि हम अगर यहाँ पे बैठे हैं तो हम बहुत नेताओं की तरह बात नहीं करेंगे। हम नहीं बोलेंगे कि बेरोजगारी आ गई है आदिवासी युवाओं में, अशिक्षा का दौर चल पड़ा है, हम जीविकोपार्जन की चीज़ें नहीं कर पा रहे हैं, नशाखोरी के शिकार हो गए हैं, ज़मीन बेचने के हम आदी होते जा रहे हैं और कई जघन्य रेप, गैंग रेप जैसी घटनाओं में आदिवासी युवा आज संलिप्त होता दिखाई दे रहा है। तो ये सब जो भाषाएं हैं, ये सब जो तरीके हैं बातचीत करने के, वो नेताओं के हो सकते हैं और मुझे लगता है कि हम लोग कम से कम यहाँ पे जब बात कर रहे हैं तो एक समाज के लोगों में बहुत सद्भाव के साथ, प्रेम के साथ अपने बिल्कुल निज एक्सपीरियंसेस को शेयर करने के लिए बैठ कर के बात कर रहे हैं, ताकि हम चीज़ों का हल चाहते हैं। हम अगले बार में किसी को जिता के लाने के लिए यहाँ पे नहीं बैठे हैं। तो ये बात बिल्कुल समझ लेना होगा और बहुत अकादमिक भी हम लोग चीज़ों को डील कर पाने में मुझे लगता है कि वो जगह और वो स्पेस यहाँ पे नहीं है कि हम लोग अभी विजुअल में बैठ कर के अकादमिक बहसों की तरफ बढ़ें। तो मैं आज की जितनी भी बातचीत है उसको केंद्रित करना चाहूँगी, जो मैं देख रही हूँ, जो मैं महसूस कर रही हूँ, जो मैं चाहती हूँ और उसमें मेरा समाज मेरे साथ कितना खड़ा होता है, कैसे खड़ा होता है, हम लोग कितने आपस में एक दूसरे के हाथों को पकड़ के एक ऐसा नेटवर्क तैयार कर पाएँ जहाँ पे कि हम लोग किसी भी तरह की समस्याओं से जूझ रहे हैं, हम लोग बस शेयर करना शुरू करें, हमसे बतियाना शुरू करें। तो मुझे लगता है कि आज की बातचीत इतने सारे अखबारों के न्यूज़ के वाया जो मैंने समझा, जो मैंने जाना, वो क्या था कि अगर आप अपने से बाहर के समाज के लोगों के द्वारा देखे जा रहे हैं, मैं बात करना चाहूँगी एक अन्य समाज के द्वारा, जब आदिवासी समाज के युवाओं को देखा जा रहा है तो आपके पास न्यूज़ के पैटर्न्स यही हैं। वहाँ पे इतनी नकारात्मकता है कि आप उससे उबर पाने में बहुत असक्षम और असहज महसूस करेंगे। आपको ट्रेनिंग प्रोग्राम में भेजा जा रहा है सरकार के द्वारा, तो चयन क्या किया जा रहा है कि वो नक्सल प्रभावित गांवों के बच्चे होंगे, ठीक है। सीआरपीएफ की टीम आपके साथ होगी, ठीक है। आपके साथ में क्या आपको बताया जा रहा है कि आपके लिए जो स्कीम्स लाई गई हैं उन स्कीम्स का कितना एक्चुअल मतलब उसको लागू कराया जा पाता है, उसका बेनिफिट हम लोगों तक पहुंच पाता है, ये सबको ज़मीनी तौर पे अपने अपनी जगह पे जहां जो भी क्षेत्र से जुड़े हुए हैं आपको बखूबी पता है। मनरेगा में क्या हो रहा है हम लोग देख पाते हैं,
एजुकेशन का अगर आप हिस्सा हैं, अपनी सरकारी नौकरियों में अगर आप कहीं भी काम कर रहे हैं, तो वर्क प्लेस में जो एक जातीय घृणा आपको महसूस करनी होती है, आपके प्रमोशंस को बार बार रोका जा रहा होता है और आपके पर्टिकुलर कम्युनिटी को एक गाली दी जा रही होती है, एक माहौल ऐसा, एक मानसिक दबाव जिनको झेल रहे होते हैं, उन सब की अभिव्यक्तियाँ आज बहुत आवश्यक बन पड़ी है। हम लोगों के पास आज बिल्कुल खुल कर के बात करने की ज़रूरत है कि जो लोग नौकरियों में आ गए हैं वो बहुत बेहतर पोजीशन में है, ऐसी बात नहीं है। जो लोग फेस कर रहे हैं, और इसको बहुत ऑनेस्टली अपने दिल से स्वीकार करके बात करने की ज़रूरत है कि उनके साथ भी ऐसा बहुत कुछ घटित होता है जहाँ पे उनके अस्तित्व को, उनके आदिवासी होने को आपको चुनौतियाँ मिलती हैं और आप चुप, मतलब एक मेजर दबाव का माहौल होता है उस कार्य क्षेत्र में जहाँ पे कि आप चुप्पी ओढ़ करके निकल लेते हैं, चुप रह जाते हैं। बहुत जगह, बहुत कम जगह है जहाँ पे आप प्रोटेस्ट कर पाते हैं, क्योंकि उस प्रोटेस्ट को भी सुनने की जो क्षमताएं हैं वो सामने वाले के पास नहीं होती है, ठीक है ना। तो मुझे लगता है जो कार्य क्षेत्र में भी चीज़ें हैं वो बहुत सुगढ़ नहीं है, उसको सामने लाने की ज़रूरत है। हम जितनी भी बातें कर लें, जितने भी संवैधानिक प्रावधान और संरक्षण की बात कर ले, लेकिन वो आज कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंट नहीं होते हैं। ST/SC एट्रोसिटी के एक्ट को लेकर के जो डाइल्यूशन का कोशिश पिछले 2 सालों में हम लोगों ने देखा था, उसमें आपने देखा कि कितनी लड़ाइयाँ लड़ी, लेकिन हम लोग वाकई कितने लोग इस लॉ को जा कर के उसको एक्सेस कर पा रहे होते हैं। वो एकदम परसेंटेज ऑफ इम्प्लीमेंटेशन जो है ना उन लॉज का, उनके तहत की गई गिरफ्तारियों का, उनके तहत की गई वाक्यातों का मतलब कोई आंसर नहीं होता है, कोई उस पर कार्रवाई नहीं हो रही होती है। तो हम लोगों को थोड़ा सा विचार करना पड़ेगा कि इसको हम लोग कैसे देखें और कैसे इन तमाम चीज़ों से बाहर आए। हम कम से कम एक आदिवासी समाज से आने के नाते मानसिक प्रताड़नाओं के लिए नहीं बने हैं। बहुत जगह पे सीधे सीधे शारीरिक प्रताड़नाएं हैं और बहुत जगह पे आपको मानसिक प्रताड़नाएं दी जा रही हैं। तो हम लोगों को इन दोनों का विरोध दर्ज करना पड़ेगा और इसके लिए हम लोग क्या कुछ कर सकते हैं आपस में, इसको हम बैठ कर के बात ज़रूर करेंगे। तो फिर मुझे जो समझ में आया कि इन अखबारों के वाया से जो एक घटना घटती है कि नक्सली को बोल करके आपके ऊपर लेवल चिपकाने का काम तो रोज़ नहीं रुका है। कल तक भी गुजरात में गिरफ्तारियां हुई हैं और पत्थलगड़ी आंदोलन के लोगों को गिरफ्तार करके बोला जा रहा है कि ये नक्सली हैं। तो गवर्नमेंट ने बहुत एक अच्छा सा वेपन पा लिया है, एक अच्छा सा टूल पा लिया है कि आदिवासी है, बस इस पे नक्सली होना चिपका दो और तो कुछ नहीं है ना। तो इस तरह की घटनाएं हम लोग देख देख के इतने अभ्यस्त हो चुके हैं कि हम लोगों ने इसको मतलब अब से रखना ही छोड़ दिया है, इस पर बात करना ही छोड़ दिया है। लेकिन आप इसको महसूस करने की कोशिश करें तो ये बहुत दूर के लोग नहीं हैं, ये वही लोग हैं जिनसे आप रोज़ फ़ोन पे बात करते हैं, आप जिनसे मिलने की कोशिश करते हैं, आपको जिनकी बातें अच्छी लगती हैं, जो संविधान को सामने रख के संविधान की बातें आपके सामने कर रहे होते हैं। और उस पर गवर्नमेंट ये चार्जेस लगाती है कि ये तो आपसे आपके खिलाफ़ बोलने के लिए आए हैं, ठीक है, ये आप सरकार को भड़का रहे हैं, सरकार को भड़का रहे हैं, सरकार के खिलाफ भड़का रहे हैं। ये तमाम तरह की जो बातें आती हैं वो बहुत डरावनी है कि अगर लोकतंत्र में सत्ता की नीतियों के खिलाफ अगर कोई व्यक्ति अपनी आवाज़ रखता है तो ये कैसे देशद्रोह के दायरे में आता है। ऐसे तो फिर आप कभी भी मतलब एक तानाशाही और राजतंत्र में ही आपको जीने की ज़रूरत है, इसका तो स्पेस ही नहीं। आप कहने को लोकतंत्र विश्व के सबसे बृहद लोकतंत्र का दावा कीजिएगा और जब आपको लेकर के कुछ बातें करने की कोशिश करेंगे लोग तो आप उनको कुचल डालेंगे, आप उनको मार डालेंगे। तो ये सिर्फ ये जो प्रॉब्लम्स हैं वो हम लोग बहुत स्तर पे बहुत सारे समाज के लोगों के ऊपर में देख पा रहे हैं। यहाँ पे मैंने आपको गुजरात वाला इंसिडेंट बताया, तो ये नक्सली का एक स्टिकर लेके घूमते हुए
और बोलेंगे कि नक्सली लिटरेचर इनके पास, नक्सली लिटरेचर के रूप पे क्या उनके पास मिला होगा मैं बताऊं। मैं बहुत स्पष्ट कह सकती हूँ कि ऐसे लोग, जो लोग पत्थलगड़ी मूवमेंट के साथ थे, उनके हाथ में संविधान होता था, 5वीं अनुसूची के बारे में जानकारियाँ होती थी, उसका PDF फॉर्मेट होता था। ये लोगों का जो एक बार बार गवर्नमेंट के पास एकमात्र तरीका है कि इनको बता दो कि ये नक्सल लिटरेचर के साथ थे। नक्सल लिटरेचर क्या था? कुछ भी नहीं। मतलब आप किसी भी बैंड बुक को बोल देंगे कि ये नक्सल लिटरेचर है, आप उनके बैग में ना मिले तो आप पुलिस खुद लेके घूम रही होगी और उनके बैग में डाल के बोलेगी कि भाई हमने इनको अरेस्ट किया और इनके बैग से ये प्राप्त हुआ है। जिस तरह से इनकाउंटर्स अभी भारत में पुलिस के द्वारा बहुत सारे केसेस में सामने उभर के आए, तो हमारी तो न्याय व्यवस्था पे ही पूरा एक बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। पुलिस का काम बिल्कुल यह नहीं है कि आप चीज़ों को सीधे सीधे कत्ल करके आप न्याय दे दो, आप उसको बोलोगे कि इमीडिएट न्याय मिल गया, ठीक है। तो इन सब चीज़ों पे हम लोगों को विचारना पड़ेगा कि जो भी इस तरह के आयोजन जो संविधान के खिलाफ, जो हमारी एक सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था बनी हुई है उसके खिलाफ लेके जा रही है, उसके खिलाफ बोलने वालों को अगर अंदर किया जा रहा है तो एक दिन बारी आपकी भी है। क्योंकि अब इसी कार्यक्रम को सुनते हुए आपको बोल दिया कि आप तो लिसनर थे वहाँ पे, आप उनके नक्सलियों के सिंपैथाइजर हैं, ठीक है। अपने लोगों का सिंपैथाइजर होना आज नक्सलियों का सिंपैथाइजर होना बता दिया जा रहा है। और महानगरों में हम लोग बैठे हुए हैं तो हम लोगों पे कम तलवार लटकी हुई है, ऐसा मामला नहीं है। गाँव में जिस तरीके से लोग ज़मीनी लड़ाइयों में जिस तरीके से बातें करते हुए अरेस्ट किए जा रहे हैं, वैसे ही यहाँ पे एक बहुत पॉपुलर टर्म इस्तेमाल किया जा रहा है अर्बन नक्सल करके, कि आपने सरकार के खिलाफ में बोला और आपको अर्बन नक्सल डिक्लेयर कर दिया जाना है, ठीक है। तो इस तरह से एक असहमति का स्वर, एक न का स्वर आज लोकतंत्र में सत्ता के लोगों के द्वारा असहनीय हो चुका है, वो सह ही नहीं सकते हैं। तो जब इन अखबारों के वाया आदिवासी यूथ को खोजने की कोशिश की तो एक बहुत पॉजिटिव पार्ट बहुत कम मिला, ना के बराबर मिला, और उनके प्रति हो रही शारीरिक मानसिक हिंसाओं का, और एक सांस्कृतिक आयोजन भी है ये। एक सांस्कृतिक तौर से भी आप आदिवासियों को जिस तरीके से रखा जा रहा है मीडिया के हवाले से, वो बेहद निंदनीय है, बहुत डरावना है, और उस पर हम लोगों को बात करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि अखबारों के हवाले से और मीडिया में आप या हम आदिवासियों युवाओं के जो रिप्रेजेंटेशन है उसको लेकर के मैंने एक हिस्से में अपनी बातचीत रखी है। मैं अपनी अगली बातचीत के क्रम में आगे बढ़ना चाहूँगी, और इस पूरे बातचीत के क्रम का दूसरा भाग होगा जिसमें हम बातचीत करेंगे कि हम आदिवासी आखिर क्या हैं, हम क्या चाहते हैं, क्यों सत्ताएं हमसे बार बार एक द्वंद्व में और एक युद्ध में ही आ पाती हैं, वो क्यों नहीं हमसे डायलॉग कर पाती है। ऐसा क्या कुछ है जो कि मतलब दो अलग अलग कम्युनिटी के लोगों को आपस में बैठ के संवाद नहीं करने दे रहा है। 1947 में हम आज़ाद हुए हैं, और आज़ादी से लेकर के आज तक जितने भी कानून बने हैं, बनाए गए हैं, वो आदिवासियों के हितों से विरुद्ध दिखाई पड़ते हैं। जबकि हम 1947 से पीछे का समाज देखें या उन शासकों को देखें तो उस समय ज़्यादा रूल्स बने हैं जो आदिवासियों के प्रोटेक्शन को और ज़्यादा मजबूती देते हैं। और यही वजह है कि हम लोग जो ट्राइबल्स को लेकर के संविधान में कस्टमरी प्रैक्टिसेस को एज इट इज़ लिया गया, उसको वैसा ही माना गया कि अंग्रेज़ों के समय का ये कानून है, छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट 1908 का बना हुआ है, तो ये भूमि संबंधी ये मान्यता उनकी अच्छी है, उसको हम ऐसे ही रहने देंगे। इसका अधिकार संविधान निर्माताओं ने बहुत ध्यान रखा और इस चीज़ को रहने दिया। लेकिन आज उस पर भी हमारा मेजर अटैक है। हम हर एक बात पे तैयार बैठे हैं कि ज़मीन ले लेंगे, हम जंगल ले लेंगे, हम जल ले लेंगे। इतनी ही लड़ाई नहीं है, अपने होने की भी लड़ाई है। यहाँ पे जनों से सीधा सीधा वास्ता है। जंगल ज़मीन हम बाद में बचा लेंगे, पहले अपने लोगों को तो बचा ले। वो तो बहुत बाद की चीज़ है, हम बाद में शिक्षा पर बात कर लेंगे, हम बाद पे बेरोजगारी पे बात कर लेंगे।
लेकिन अपने होने पर इतना सा जो एसेंस है वो तो पहले हम अपने अंदर में बनाए रखें। तो मुझे लगता है कि जो हम आदिवासी हैं, सत्ता से जो चाहते हैं, उस पर एक बातचीत होने की बहुत आवश्यकता है। मैं कुछ प्रसंगों के मुंबाया से भी बात करूंगी जो सीधे तौर से गोंडवाना से नहीं जुड़ा हुआ है, ना भारत के अन्य आदिवासी समुदायों से जुड़ा हुआ है, लेकिन झारखंड में अभी बहुत रिसेंट 3 दिन पीछे एक घटना घटी है और मैं उसका जिक्र करना ज़रूरी समझती हूँ, क्योंकि मैंने बातचीत किया कि किस तरीके से हम लोग राजनीतिक और तमाम तरह के युद्धों में तो हैं, वो पता चल जाता है सीधे तौर पे, लेकिन एक सांस्कृतिक युद्ध भी जो है वो उस पर हम चुप्पी ओढ़ लेते हैं, हम बात नहीं कर रहे होते हैं, क्योंकि वो दिखने वाला चीज़ नहीं है, बहुत धीरे 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 हो रहा होता है। तो उस सांस्कृतिक युद्ध का ही एक मैं बहुत छोटा सा हवाला दूंगी कि पिछले 3 दिन पहले झारखंड में विश्व हिंदू परिषद के द्वारा एक बात रखी गई कि जो 5 अगस्त को एक भव्य आयोजन करके राम मंदिर का शिलान्यास किया जा रहा है, उस शिलान्यास में हम झारखंड के आदिवासी धार्मिक स्थलों की पूज्य मिट्टी को और वहाँ के पवित्र नदियों के पानी को हम लोग जमा करेंगे और इस राम मंदिर के शिलान्यास में इस्तेमाल करेंगे। तो जिस तरीके से समाज में हर तरह के लोग होते हैं जिनकी समझदारी ये बनती है कि अपना फ़ायदा ज़्यादा ज़रूरी है बनिस्बत इसके कि पीढ़ियों का फ़ायदा हो, समाज का फ़ायदा हो, तो निज फ़ायदा वाले लोगों ने, कुछ लोगों ने मिट्टी इधर उधर से उठा करके पकड़ाना शुरू कर दिया और उसको जो मीडिया है जिनके हाथों में है उन्होंने खूब बढ़ा चढ़ा के मतलब फ़ोटोग्राफ्स और बहुत उस पर न्यूज़ रिपोर्टिंग की और एक माहौल बना दिया कि भाई आदिवासी तो राम मंदिर का शिलान्यास करने जा ही रहा है। मैं आपको बहुत स्पष्ट बताना चाहूँगी कि 30 साल से 1-2 साल उम्र मेरी बढ़ चुकी है और इस 30 सालों के दौरान में मैंने अपने देश में, झारखंड में, अपने राज्य में, अपने समाज में राम का कोई स्थान नहीं देखा। रामायण मेरे घर पहुंची टीवी के माध्यम से, जो दूरदर्शन में आता था। सागर रामानंद सागर इन्होंने इसको डायरेक्ट करके पहुंचाया था, ठीक है। तो महाभारत और रामायण की जितनी कथाएं हम अभी जानते हैं या इन पात्रों से हमारा परिचय है वो दूरदर्शन के वाया से है। उससे पहले ना हमारे परिवार में इसको लेकर के कोई पूजा पाठ थी, ना आराधना की कोई पद्धति थी, ना कोई आस पड़ोस में दिखाई पड़ता था, तो कुछ भी ऐसा नहीं था। लेकिन ऑल ऑफ अ सडन आज अगर उस चीज़ को अंडरलाइन करने की कोशिश करूं तो जो बीहड़ से बीहड़ पहाड़ और जंगल और ऊंची ऊंची पहाड़ियां हैं ना झारखंड में, तो आप वहां चले जाएंगे। मैं आपको 1-1.5 साल पीछे की घटना बता रही हूँ कि मैं ट्रेन से जब एंटर कर रही हूँ रांची, तो उन पहाड़ों में जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जंगली जानवर और आपके पेड़ पौधे हो सकते हैं, नदियाँ हो सकती हैं, वहाँ पे ऊंची ऊंची जगहों पे सब जगह मंदिर बने हुए दिखाई पड़े। मैं बहुत चौंक गई कि इस जगह को कैसे कोई एक्सेस कर सकता है इतनी ऊंची पे। आखिर मंदिर बनाने का उद्देश्य क्या है? यहाँ पे तो आदिवासी पॉपुलेशन है, इनका मंदिरों के बीच में क्या काम है, या मंदिरों के लिए दखल क्या है? या फिर इस बीच में मैं जब एक बार गांव जाती हूँ और गांव में एक रात ठहरती हूँ, तो अगले दिन सुबह सुबह जब उठ करके अपने आंगन में बैठी हूँ, मौसी का घर है मेरा, और उस आंगन में मैं देखती हूँ कि 2 साधु बाबा भेष में आए हैं, बहुत यंग से, छोटे छोटे से लड़के हैं, कहने को साधु का वेश। और उन्होंने बोला कि हम लोग गांव में एक माता का मंदिर बनाने जा रहे हैं, सो अपनी इच्छा से चाहे तो पैसे, नहीं तो धान, नहीं तो कोई भी राशन का एक आइटम दे करके इस कल्याणकारी काम में अपना सहयोग दीजिए, ठीक है। तो ऑब्वियस है, मतलब जो एक गांव की समझदारी होगी लोगों के बीच में, यार एक कटोरा धान दे देने से अपना कुछ घटेगा नहीं, दे देते हैं, ठीक है। लेकिन बेसिकली ये जो आयोजन मैंने देखा और मेरे दिमाग में ये बात आ गई कि बेसिकली ये लोग नाप रहे हैं अपनी इन छोटे छोटे एक्ट से कि अगर हम यहाँ पे माता का मंदिर बना रहे हैं तो उसमें आप अपोज कुछ नहीं करने जा रहे हैं। तो ये एक बहुत सोची समझी चालाकी के तहत वो एक पहला या बस 1 रुपए का दान मांगेंगे, वो आपसे 100 रुपए और 1000 रुपए नहीं मांगने के लिए बैठे हैं।
लेकिन वो बेसिकली ये मानसिकता पढ़ने के लिए जा रहे हैं कि समाज में जो गांव के लोग हैं उनकी कोई असहमति नहीं है इस मंदिर से या इस भगवान के प्रति से। और क्यों नहीं है? क्योंकि आज हमारे पास जो मीडिया है वो मीडिया क्या दिखा रहा है, हम होली बहुत अच्छा मना रहे हैं, हम दिवाली बहुत अच्छा मना रहे हैं, हम करवा चौथ बहुत अच्छा मना रहे हैं, हम छठ पूजा बहुत अच्छा मना रहे हैं। तो ये जो दिखाने के तरीके हैं उससे आदमी कहीं ना कहीं रोज़ अपने आप धीरे धीरे दिमाग में बैठा रहा है कि ये तो सब जगह होता है, हमारे यहाँ भी हो जाएगा तो कौन सी बड़ी बात है। तो आदिवासियों ने वहाँ पे अपने पारंपरिक त्योहारों के साथ जो अन्य त्यौहार है वो बाजार के दबाव में हो, वैश्वीकरण के दबाव में है, संस्कृतिकरण के दबाव में हो, वो तमाम चीज़ों को एक्सेप्ट करके लगातार उस ओर बढ़ रहे हैं। वो चले जाएंगे, जो होली के नाम पे एक मेला लगा होगा वहाँ से कुछ गुब्बारे खरीदने के लिए और कुछ मिठाइयाँ खरीदने के लिए, वो भले आपको लक्ष्मी ला करके घर में पूजा ना करें लेकिन वो रंग उस दिन खेल लेंगे। आप गणेश की पूजा आप बैठा के रूम पे ना कर लें, लेकिन आप गणेश चतुर्थी का कोई मेला आयोजित कर दिया गया हो तो वहाँ पे आप हंसी खुशी से चले जाते हैं। तो बेसिकली इन सहभागिताओं से धीरे धीरे आपके मन मस्तिष्क में बन रहा होता है कि सब कुछ नेचुरल है, सब कुछ एक्सेप्टेड है, लेकिन आपका सरहुल, आपका करम, आपका सोहराई बाकी लोगों के द्वारा सेलिब्रेट नहीं करा जा रहा होगा। तो आप क्यों एक अनदेखे आदिवासी बिल्कुल संस्कृति में जीता हुआ बहुत ही उत्सव धर्मी है, वो बहुत उत्सवों को सेलिब्रेट करता है, इस चीज़ को हम मानते हैं, स्वीकारते हैं और हर एक खुशी के पल को वो जी लेना चाहते हैं। लेकिन धीरे धीरे ये तमाम चीज़ें आपके अंदर घर कर रही हैं और ये आपको सवाल करने से रोक रही हैं। आप बहुत सहज हो जाएंगे धीरे धीरे। एक दिन हनुमान का एक छोटा सा स्टैचू रखा हुआ देखा, फिर वहाँ पे आपने 4 फीट का एक मंदिर का आकार देखा, फिर वो आपका 4 माले तक का भी मंदिर बन जाएगा, तब तक आपको कोई आपत्ति नहीं हो रही होगी। और वो परिधि केवल ऊपर नहीं बढ़ेगा, वो चौड़ाई में भी बढ़ेगा। तो आपके जितने स्थल हैं वो भी आपसे इंक्रोच्ड करके ले लिए जाएंगे और एक मजबूती जो हिंदूवादी संगठनों के द्वारा अपने लोगों अपने हिंदू लोगों में ये बनाया जा रहा होता है कि रोज़ सुबह शाम घंटा जाके बजा लेना है, दिया कर लेना है और लोगों को सूचित कर देना है कि भाई यहाँ पे ये अपना है, इस पर हाथ नहीं डालोगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो झारखंड में हुआ कि राम मंदिर में ये तमाम चीज़ें जाएंगी और जो लोग गए हैं उसको आदिवासी संगठनों ने मेजर विरोध दर्ज किया है और इस विरोध का दर्ज एकदम छोटे से छोटे कॉलम्स में आ रहा है कि जैसे कि मतलब नहीं, ये न्यूज़ नहीं हो सकता। न्यूज़ ये बनेगा कि हाँ, आदिवासियों ने भी अपनी देव स्थलों से और पूजा स्थलों से मिट्टियाँ उठा करके इसमें दी और वो भी अब इस राम मंदिर का सहभागी बन रहे हैं। मैं बहुत स्पष्ट कह देना चाहती हूँ कि ये जो राम मंदिर का आयोजन है, मैंने बता दिया पिछले 30 सालों में किस तरीके से धीरे धीरे करके बहुत माइन्यूटली हमारे समाज में अंदर आया है और ये बेसिकली आपको एक ह्यूमन बॉम्ब के तरीके से बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये आपको युद्धों की ओर ढकेलेंगे। आपको आदिवासी हो जाने से आपको बैठा के मंदिर में घंटी बजाने का स्टेटस नहीं मिलने जा रहा है हिंदू अगर आप कहला लेते हैं तो, या तो आपको मतलब वो जो चतुर्वर्ण व्यवस्था है उसमें भी आपको कोई अच्छा पोजीशन में नहीं बैठाने जा रहे हैं। वो कहीं ना कहीं आपको एक बहुत दोयम दर्जे में रखेंगे। हम गोधरा जब घटता है उसमें क्या देख पाते हैं? गोधरा में क्या घटा था कि जो मुसलमानों के खिलाफ जो हिंसा हुई उसमें वहाँ गुजरात के आदिवासी लोगों को इस्तेमाल किया गया। और वो क्यों इस्तेमाल हो पाए? क्योंकि उनकी आइडेंटिटी उनको यही बताई जाती रही कि तुम हिंदू हो, तुम हिंदू हो, तुम हिंदू हो, तुम्हें मुसलमानों के खिलाफ होना है क्योंकि हिंदू राष्ट्र है ये, तो हिंदू राष्ट्र हम बनाएंगे, हम हिंदी ही लेकर के चलेंगे। तो इस तरह के जो आयोजन वो लगातार से हिंदूवादी संगठन करते आ रहे हैं लगातार, हम लोगों को बहुत सचेत होकर सोचना पड़ेगा कि ऐसे काम नहीं चलेगा। हम क्रिश्चियंस के खिलाफ खड़ा हो करके, उनके खिलाफ मोर्चा खोल करके हम असहिष्णुता नहीं फैला सकते। हम मुसलमानों के खिलाफ जो वो तेलंगाना वाले एमपी का स्टेटमेंट था कि आदिवासी वुमेन को अगर कोई छेड़ता है तो उसमें मुसलमान लड़कों को हम बिहेड करेंगे। इसमें तो बिहेड अगर करने का इंटेंशन है तो आप किसी भी आदिवासी युवती को छेड़ने वाला आदिवासी युवक ही क्यों ना हो,
आप उसके लिए भी सेम स्टेटमेंट इस्तेमाल करते, लेकिन आपने बहुत चालाकी से आदिवासी वुमेन को कोई छेड़ेगा और उसमें से अगर वो मुसलमान हुआ तो हम उसको ऐसा काम करेंगे। आप हिंदू लड़कों को नहीं आपने ऐसे टारगेट किया। तो मतलब इस पर माइनॉरिटी कमीशन ने उनको एक चिट्ठी भेजी कि मतलब आप ये जो बात कर रहे हैं ये अल्पसंख्यक समुदाय के ऊपर एक मेजर हमला है। तो हम लोगों को विचारना पड़ेगा कि क्या आदिवासी युवा जो है अपने समाज में घट रहे घटनाओं को सजगता से नहीं देखेगा, वो नहीं सोचेगा, वो नहीं विचारेगा इस पर कि मतलब जो जीवन है वो सिर्फ अपने लिए नहीं होता है, हम सिर्फ अपने लिए नहीं जीते हैं। हम जो भी होते हैं एक आयु में, जो भी हम लर्न करते हैं उसको देने वाला और उसको निर्मित करने वाला हमारा परिवार होता है, हमारा समाज होता है, हमारा देश होता है, हमारा राज्य होता है। लेकिन अगर ये देश और राज्य और सत्ताएं गलती करती हैं तो हम लोगों को उनको टोकने का भी अधिकार है। जब हम एक वोट के साथ हम तुमको चुन करके लेके आते हैं तो हमारा जो ना कह पाने का हक है, जो नोटा का एक विकल्प हम लोगों ने इलेक्शन में बहुत लेट में लाया है कि मेरे अनुसार कोई भी योग्य नहीं है, तो उसमें आप नोटा का बटन दबा के आते हैं। तो नोटा जैसी चीज़ों को आप इंट्रोड्यूस कर पाते हैं। लेकिन अभी विगत सालों में हम क्या देख रहे हैं चुनाव को लेकर के या इंडियन डेमोक्रेसी को लेकर के कि आप चुन करके भेज रहे हैं अपने प्रतिनिधियों को एक दल विशेष पे आस्था रखते हुए, और कोई भी पैसे से उसको कभी भी कहीं भी खरीद के ले जाता है। भाजपा कांग्रेस हो जाता है, कांग्रेस भाजपा हो जाता है। इस तरह का खेल हम लोग कितने दिन चुप रहेंगे? क्यों चुनाव के लिए इतना बड़ा खर्चा हम लोग अपने पैसे से फिर क्यों करेंगे? जब पैसे से ही खरीद फरोख्त होनी है विधायकों की, सांसदों की, और उसी से सत्ताएं निर्मित की जाएंगी राज्यों की, तो हम लोग क्यों नहीं बोलेंगे इस बात को कि चुनाव रद्द किए जाए? सीधे तौर पे तानाशाह हो जाने का आप डिक्लेयर करो और रह के दिखा दो। तो बातें बहुत सारी हैं और बहुत गहन है। हम लोगों को सब चीज़ों को सिर्फ 2 लाइन के स्टेटमेंट में, फेसबुक कमेंट और ट्विटर में 3 लाइन लिख करके और लोगों को टैग करके अपने आप को बस सब कुछ नहीं समझ लेना है। हम लोग जो समझ रहे हैं उसमें कितना कुछ हम गलत भी समझ रहे हैं, इसको विचारने के लिए आपस में हम लोगों को बहुत संवाद की आवश्यकता है, जिसको कि करने की ज़रूरत है। मुझे लगता है एक आदिवासी होने के नाते हम लोग बहुत हद तक प्रकृति पे निर्भर हैं और हम लोग प्रकृति को मानते हैं। तो मैं अपनी बातचीत का तीसरा पक्ष शुरू करना चाहूँगी और वो होगा कि आदिवासी प्रकृतिवादी है, वो आधुनिकता के जो द्वंद्व हैं उसमें वो उलझ रहा है, और उलझते हुए जो एक मानवीय आधार है किसी भी समाज को आगे बढ़ने देने के लिए, हर किसी से प्रेम कर सकने के लिए, इसमें हम लोग कहीं ना कहीं अपने आप को बहुत छला हुआ महसूस करते हैं। आदिवासी मनुष्य ही नहीं है, इतनी धारणाएं तक लोगों का और सत्ता और कॉरपोरेट घरों का हमारे ऊपर इस तरीके के प्रयास देखे जाते हैं। वो आपको कीड़े मकोड़ों की तरह रौंद के आगे बढ़ जाना चाहते हैं। तो हम लोगों को क्या कुछ ऐसा सोचना है, क्या कुछ ऐसा विचारना है कि चीज़ें बदलें, सुधरें। तो मुझे लगता है कि जब भी मैं आदिवासी युवाओं की बात कर रही होंगी तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हमारे पास जो भारत भर में जो अप्रभावी शिक्षा नीति है उस पर बहुत मेजर काम करने की ज़रूरत है। और जो भी शिक्षा का पाठ्यक्रम होना चाहिए, पाठ्याचार्य होना चाहिए, इंटरडिसिप्लिनरी चीज़ों को होना चाहिए, उनके इतिहास भूगोल की जानकारियाँ होनी चाहिए। वहाँ से हम लोग आदिवासी समुदाय हमेशा से अपने आप को छला हुआ महसूस करते हैं कि पाठ्यक्रम में तो हमारा अपना कुछ भी नहीं होता है। हम कैसे मान ले कि मतलब शिक्षा से ही सब कुछ पाया जा सकता है। तो एक भाषाई स्तर पे भी जो पॉलिसीज़ है हमारे देश में कि कुछ भाषाओं को, 22 भाषाओं को हमने 8वीं सूची का, अनुसूची का संरक्षण दे रखा है, और बाकी 300 के लगभग वो आदिवासी 300 के लगभग भाषाएं हैं जो भारत में एग्जिस्ट करती हैं, और उस पर हम लोग
एकदम अनदेखा किए हुए हैं। तो एक एजुकेशन सिस्टम में भाषा का एक बहुत मेजर रोल है। जिसको अंग्रेजी आती है उसको सब कुछ आता है, और जिसको अंग्रेजी नहीं आती उसको कुछ नहीं आता। इस तरह की धारणाएं बनी हुई थी। जिसको हिंदी आता है उसको सब कुछ आता है, जिसको कुड़ुक आता है उसको कुछ नहीं आता। तो इस तरह की जो भाषाई दास्ता थी, गुलामी थी, उससे भी हम लोगों को बाहर आके विचारना पड़ेगा कि जब भी हम एजुकेशन सिस्टम को रिनोवेट करने की बात करें, उसको ठीक करने की बात करें, दुरुस्त करने की बात करें, तो उसमें आदिवासी पक्षों को, धुमकुड़िया के मॉडल्स को हम लोगों को लाना पड़ेगा। घोटुल के सिस्टम्स को हम लोगों को लाना पड़ेगा। अभी जब विश्वविद्यालयी शिक्षा और तमाम अकादमिक शिक्षा का जो मॉडल था वो इस कोरोना काल में धराशायी हो गया है और हम लोग ऑनलाइन मीडियम से पढ़ाने की बात कर रहे हैं, तो आप देखेंगे कि कितनी चुनौतियां आने वाली हैं हमारे सामने। तो ये एक मेजर समय है जब हम लोग इस चीज़ को तय करें कि जो जिस जोग्राफिया में है वहाँ पे उसके लिए उसकी क्या लर्निंग्स बहुत ज़रूरी है। क्या फिर हम शहरों के लिए मजदूर ही मंगाएंगे और फिर से एक आयोजन होगा कि ये मजदूर अपने अपने राज्यों से महानगरों की तरफ आएँ और महानगरों में कोई आपत्ति पड़े तो सारे शटर्स और सारे उनकी सुविधाओं की चीज़ों को बंद कर दिया जाए और वो रोड में कटते मरते किसी तरीके से अपने नेटिव जगहों पे, अपने मूल जगहों पे लौट सके। तो हम लोगों को विचारना पड़ेगा कि जो शिक्षा का तरीका होगा वो कैसे क्या होगा। दूसरी बात मैं कहना चाह रही थी कि जब हम लोग आदिवासी समुदाय पूरे तरीके से देश के प्रति अपनी ईमानदारी, अपनी सारी जो वैचारिकी है वो उस बाउंड्री के विधि नहीं देखता रहा है, और इस वजह से संविधान पर एक मेजर आस्था है। तो संविधान पे जब कभी भी अटैक होगा तो इसको आदिवासी तो नहीं बर्दाश्त करेगा, और संविधान पे अटैक का मतलब है उसको खारिज करते हुए आप बार बार जो एक मनुवादी और मनुस्मृति आधारित प्रैक्टिसेस को लाने की कोशिश करते हुए दिखते हैं। इसका तो आदिवासी समाज और आदिवासी युवा बहुत स्ट्रांगली विरोध करेगा। आदिवासी पंचशील की अवहेलना को भी बर्दाश्त नहीं करेगा। वह पंचशील जो नेहरू और वेरियर एल्विन के टाइम से एक पॉलिसी आदिवासियों को, भारत के आदिवासियों के लिए दी गई थी, जिसका पहला ही शब्द था कि विकास जो हम करेंगे उनके बीच, आदिवासियों के बीच, वो उन्हीं अनुसार होगा। इस बात को पूरे तरीके से कांग्रेस हो, बीजेपी हो या अन्य शासक हो, सब ने बहुत इग्नोरेंट होकर के इस चीज़ को देखा है और विकास उन्होंने अपने चश्मे से अपने अनुसार करना शुरू किया है। तो जो पहला पंचशील का पहला सिद्धांत था कि उनका विकास उनके अनुसार, इस चीज़ को हम लोगों को फिर से मांग उठाने की ज़रूरत है कि आदिवासी अपनी ऑटोनॉमी खुद तय करेगा। वो क्या चाहता है, कैसे चाहता है, वो संवैधानिक दायरों में रहते हुए उन चीज़ों को एक्सेस करने की मांग करता हुआ दिखाई पड़ता है। जल जंगल ज़मीन उनका है और ये वही उनके मालिक हैं। इस बात का दूसरा सिद्धांत, पंचशील का सिद्धांत, यही कहता आया है और इसको फिर से हमारे नीति निर्धारकों को अंडरलाइन करने की ज़रूरत है। तीसरा पार्ट था कि इन क्षेत्रों में जहाँ भी आदिवासी बसते हैं वहाँ पे बाहरी लोगों का अतिक्रमण किसी भी तरीके से, चाहे उनकी योजनाओं के नाम पे हो, चाहे उनकी समृद्धि के नाम पे हो, बाहरी लोगों का प्रवेश कम से कम नहीं के बराबर हो। ये तीसरी डिमांड थी जो वाकई आदिवासियों को बचा पाने में बहुत मेजर रोल प्ले कर सकता है। चौथा सिद्धांत क्या था कि जो इनकी सामाजिक और सांस्कृतिक आधार है, जीवन जीने का तरीका जो है, और उसमें जो भारत देश का प्रशासन होगा या जो योजनाएं होंगी वो इनको इंटरप्ट नहीं करेंगी, इनको कोई दगा नहीं करेंगी। तो ये एक बात चौथे नंबर के सिद्धांत पर था। पांचवा सिद्धांत था इनके जीवन के विकास के कार्यों का जो मूल्यांकन होगा वो मानव चरित्र के विकास पर आधारित होगा, केंद्रित होगा। कोई भी लक्ष्य पूर्ति और जो खर्च के आधार पर नफ़े नुकसान का जो तुलनात्मक चीज़ों को लाने की कोशिश करेगी, इससे सरकार को और सत्ताओं को बचने की ज़रूरत है।
तो मुझे लगता है ये पांचों बातों में आदिवासी क्या चाहता है वो बहुत हद तक उभर के आता है। तो हम लोगों को फिर से मांग करने की ज़रूरत है कि वेरियर एल्विन और नेहरू के इस पंचशील सिद्धांत को हूबहू आदिवासी अगुवाओं के साथ मिलकर के तय किया जाए, अन्यथा चीज़ें रुकनी चाहिए। आगे मैं बात करना चाह रही थी कि जो यूएनओ में संयुक्त राष्ट्र संघ में पूरे विश्व के आदिवासियों पर होता हुआ जो हमला था, उन हमलों पर उन लोगों ने बहुत सारे राइट्स, इंडिजिनस राइट्स करके विश्व के सभी देशों को बोला कि आपके पास जो आदिवासी समुदाय हैं उनको आपको प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। तो आपके पास सिर्फ संविधान ही नहीं बल्कि कई अंतर्राष्ट्रीय कानून हैं, जिसमें ILO 169 का जिक्र मैं करना चाहूँगी। ये इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का एक पार्ट है जहाँ पे कि इंडिजिनस लोगों के लिए अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को सभी देशों के लिए मानक मानने के लिए एक आयोजन किया गया है। लेकिन भारत सरकार के द्वारा लंबे समय से, ये 90 का दशक है, 1990 का दशक है, और इस दशक से वो लगातार यही कहते आ रही है कि भारत में कोई आदिवासी ही नहीं है। भारत में तो क्या है, जनजाति है, अनुसूचित जनजाति, जिसको सरकार ने शेड्यूल किया है, लिस्ट किया है और उसको बोला है वो जनजाति के तौर पे, अनुसूचित जनजाति के तौर पर है। तो यहाँ पे आदिवासी और इंडिजिनस, मूलवासी, ये जो शब्दों के साथ का जो खेल है ना, इसको भी बहुत सजगता पूर्वक देखने का मामला है। हम लोग ये नहीं कह सकते कि आदिवासी कह लेने से क्या मिल जाएगा और अनुसूचित जनजाति कहने से, ट्राइबल कहने से, ये जो शब्दों के पीछे का खेल है ना, बहुत मायने रखता है। तो हम लोगों को अपनी पहचान उसके साथ ही स्वीकार करने की ज़रूरत है जो हम अपने गोत्र के अनुसार लिखते आ रहे हैं। हम अपने आप को गोंड होना आइडेंटिफाई करते हैं, हम अपने आप को उरांव होना आइडेंटिफाई करते हैं। ये तमाम आइडेंटिटीज़ के साथ में एक पॉलिटिकल आइडेंटिटी और असर्शन के तौर पे आदिवासी होना, ये हम तय कर पाते हैं। और जो 1951 से आदिवासियों की जनगणना को आज तक, धार्मिक जनगणना को आज तक दरकिनार रखा गया है, उसका हम डिमांड करते हैं। और ये नाम जो होना चाहिए वो आदिवासी ऑब्लिक, आप जिस भी गोत्र को, अपना जो समुदाय है उसको लिखना चाहते हैं वो लिखना चाहिए। तो एक विकल्प के तौर पर 2021 की जनगणना में इसका एक कॉलम होना चाहिए, इसकी भी डिमांड हम रखते हैं। और आपको ये डिमांड इसलिए नाजायज़ नहीं है क्योंकि आप उससे पहले 1871 में पहला जनगणना हो रहा है, वहाँ से लेकर के 1941 भारत के आज़ाद होने से ठीक पहले वर्ष के सेंसस तक आप गुजरेंगे तो ये तीसरी बड़ी आबादी दिखाई पड़ेगी आपको। हिंदू की संख्या सबसे ज़्यादा, मुसलमान, और तीसरी आबादी आदिवासियों की रही है। और इस आदिवासी की इस पहचान को इन लोगों ने डाइल्यूट किया है, हटाया है, छिपाया है। तो मुझे लगता है जब भी आदिवासी युवा इन चीज़ों पे विचार करेगा तो अपने पीछे के, अपने जीवन से जुड़े हुए जिन चीज़ों से वो टकराए, उसको वो बहुत अन्वेषी बन के, बहुत खोजी बन के, खोज पड़ताल करके और बहुत तार्किक तरीके से लोगों में डिस्कस करते हुए, सामूहिकता में जीते हुए इन चीज़ों पे विचार विमर्श करके बातचीत करने की ज़रूरत है। अंतिम बात, जो पूरे वैश्विक पटल पे घटित हो रहा है कि हम औद्योगिकरण से प्रताड़ित हैं, हम मशीनीकरण से प्रताड़ित हैं, सरकारी उपक्रमों का हमारे सामने निजीकरण होता जा रहा है, वैश्वीकरण घटित हो रहा है, इन सब जो भी घातक हथियार है ना, उसके लिए हम लोगों को सामूहिकता में लड़ना है। हम वृद्ध अलग लड़ेंगे, युवा अलग लड़ेंगे, महिलाएं अलग लड़ेंगी, ऐसे समाज के लिए जीत नहीं सामने आनी है। तो मुझे लगता है कि गोंडवाना दर्शन ने इस काम को, और गोंडवाना संदेश नामक पत्रिका ने इस काम को बहुत ईमानदारी के साथ बहुत लंबे समय से निर्वाह किया है। तो मुझे लगता है कि
वो धन्यवाद के पात्र हैं। हम लोगों को इन पत्रिकाओं को आजीवन के लिए मेंबरशिप या सदस्यता ले लेने की ज़रूरत है, और इसमें लिखना पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और इन छोटे छोटे प्रयासों से ही अपना समाज बहुत दूर और बहुत आगे और बहुत सफल और बहुत निश्चिंत होकर के जीवन जी सकता है। तो मुझे लगता है मैं आज के लिए इतनी ही सी बातचीत आप लोगों के साथ करना चाह रही थी। और मैं कुछ प्रश्नों को देख लेती हूँ कमेंट बॉक्स में, कुछ अगर आते हुए दिखाई पड़े हैं मुझे, तो मैं फिर उस पर अपने एक दो प्रश्नों को लेकर के बातचीत करके इस लाइव को ख़त्म करना चाहूँगी। कुछ लोगों ने पुस्तक से संबंधित जानकारी मांगी है कि इन चीज़ों को कैसे पढ़ा जाए। मैं आपको बहुत स्पष्ट कहना चाहूँगी कि आदिवासियों ने बहुत हद तक एक दखल नहीं रखा है पुस्तक आकार रूप में। बहुत कम लोगों ने लिखा पढ़ा है, लेकिन जितना लिखा पढ़ा जा रहा है ना, उसका अपने जीवन का एक अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट इन पुस्तकों पे ज़रूर कीजिए। वो कितने रेफरेंस के साथ में हैं नहीं हैं, इन बातों को छोड़ दीजिए। बस उसके उस इंटेंशन को देखिए कि ये किताब अपने पॉकेट से खर्च करके समाज के बीच में क्यों लेकर आए हैं। उसका इंटेंशन एक्चुअली बहुत बड़ा होता है। तो ये एक बातचीत है। परिवर्तन पर बात करने की बात किन्हीं ने की हुई है, मैं उस पर भी बात कर लेती हूँ। रामायण महाभारत काल्पनिक कथा है। इसे भारत के कुछ लोगों ने राम या हनुमान के चित्र बना के मंदिर बनाए और अपना दुकान चला रहे हैं। इनका जन्मदिन या जन्म स्थान अभी तक पता नहीं है। जो भारत की, बिल्कुल मैं सहमत हूँ, कोई इसमें दो मत है ही नहीं कि ये तमाम रचनाएं महाकाव्य हैं। महाभारत वेदव्यास द्वारा रचित है, रामायण आपका वाल्मीकि के द्वारा, और बाद में जो रामायण का जितना कहानी हम जानते हैं वो तुलसीदास का रामचरितमानस की स्टोरी जानते हैं। कुड़ुक भाषा के संदर्भ में आपने बातचीत करने की जानकारी चाहिए है। ये बहुत लेंदी हो जाएगा अगर मैं कुड़ुक के बारे में बातचीत करूं। कुड़ुक के पास अपनी लिपि है, तोलोंगसी की। बहुत अलग अलग राज्यों में ये प्रयोग किया जा रहा है, लाखों की संख्या है। लोग इसमें लिखना पढ़ना शुरू किए हुए हैं, और मुझे लगता है कि हम लोगों को जिस दिन कुड़ुक पे बात करना होगा स्पेसिफिकली, मैं उस दिन के लिए तैयार होकर के आऊँगी और फिर सारी बातें करूँगी। मेरा रिसर्च एरिया एक्चुअली कुड़ुक लोकगीतों पर है, तो 2600 लोकगीतों का अनुवाद करवाया था मम्मी से, और उसके बाद उस पर आदिवासी वुमेन की इच्छाओं पर मैंने काम किया कि वो कैसे अपने आप को देखती हैं, उस पर मैंने बातचीत करने की कोशिश की है। तो ये भी एक बात है। फिर ये बहुत दिन से चल रही है सरकार आदिवासी को नक्सल घोषित करना। आदिवासी को ये न ही होना चाहिए जो हो रहा है। बिल्कुल सहमत हूँ इस बात से। और मुझे लगता है देश में अगर जेलों में हम अपने सर्वेक्षण करवाएं और सर्वे करवा के हम आंकड़े निकाल के लेके आते हैं, तो एक आदिवासी बहुत बड़ी संख्या निकलने वाली है जेलों से। तो हम लोगों को विचारना पड़ेगा कि जो 350 से ऊपर जेल हमारे देश में है, उसका पॉपुलेशन क्या सिर्फ आदिवासी पॉपुलेशन है? उसमें मुसलमान भी टारगेटेड है, उसमें दलित भी टारगेटेड हैं, उसमें आपके क्रिमिनल जो केसेस वाले होंगे, जेन्युइन केसेस वाले होंगे, उसका प्रतिशत बहुत कम होगा। और कुल मिलाकर के श्रमशील संस्कृति में विश्वास रखने वाले बहुजनों की ही संख्या आपको भारी रूप में देखने को मिलेगी। तो हम लोगों को इस पर विचार करना पड़ेगा। मुझे एक बात याद आ रही है, एक पोस्टर याद आ रहा है जो मैंने आर्टिस्ट अगेंस्ट ऑल ऑड नामक एक फेसबुक पेज से निकाला था, और उसमें एक बहुत सुंदर सा पिक्चर था, जंगल का पिक्चर था, और उस पिक्चर में 2 आदिवासी बच्चे थे जो धनुष और तीर के साथ खेल रहे थे। नंगे से बच्चे हैं, कम कपड़े पहने हुए हैं, और पता चल रहा है कि आदिवासी ही बच्चे हैं। और उसमें 2 लाइन की एक पंक्ति के साथ में कोटेशन था कि वे जेल में नहीं रह सकते और तुम जेल के बिना नहीं रह सकते। तो वे जो पहला लाइन है वो आदिवासियों के संदर्भ में है कि वो जेल में नहीं रह सकते, और दूसरी जो पंक्ति है कि वो जेल के बिना और तुम जेल के बिना नहीं रह सकते। ये हमारे समाज के जो तथाकथित सभ्य समाज है उस पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करता हुआ एक बड़ा कोटेशन है। वाकई ये बात एकदम तथ्यात्मक है
कि आदिवासी कितना स्वतंत्रता प्रेमी रहा है, या मनुष्य ही पूरे तरीके से स्वतंत्रता प्रेमी रहा है। और हमारे पास जो सिस्टम है, हम मृत्यु दंड दे देते हैं, हम इनकाउंटर्स दे देते हैं, तो हम लोगों को तो विचारना पड़ेगा। आपके पास सभ्यताएं कम हैं, सभ्य हम हैं, हमारे पास मैक्सिमम पनिशमेंट भी जो है, हम किसी को अगर किसी क्राइम की वजह से आदिवासी समाज पनिश करना चाहता है तो वो आपका सामाजिक बहिष्कार है। हम समाज से उसको बहिष्कृत कर देते हैं, किसी की जान नहीं लेते हैं। हमारे पास खाप पंचायत का भी उदाहरण है, कितने सारी फिल्म भी बन चुकी हैं इन पर। तो हम लोगों को वाकई आदिवासियत पे, उसके नज़रिए पे इतराने की ज़रूरत है। और इस इतराने के साथ में जो हमारे बीच में समस्याएं हैं उस पर बहुत संजीदा तरीके से विचारने का भी समय है। नहीं, ऐसे काम नहीं चलेगा कि हमने अपनी लाइफ बना ली, अपना जी लिया, अपने लिए कार, अपने लिए घर बार जोड़ लिया, इतनी ही ज़िंदगी नहीं होती है। आपको एक पे बैक टू सोसाइटी का नोशन अपने दिमाग में एकदम से रखना है और आपको पे करना पड़ेगा। तो मुझे लगता है इतने ही सारे सवाल हैं, सवाल के से ज़्यादा लोगों के कमेंट्स हैं। तो मैं इजाज़त चाहूँगी, आज के लिए इतनी सारी बातचीत काफ़ी है। और आप लोगों ने मौका दिया, उषा किरण आतराम मैम का मैं दिल से आभार अदा करती हूँ। नंद किशोर नेताम सर से मेरी बातचीत हुई तो मैं उनको भी बहुत दिल से आभार अभिव्यक्त करती हूँ। और कोई मौका मिलेगा जब हम आमने सामने भी मिलेंगे, बातचीत करेंगे और अपने जहन के प्रश्नों को बिल्कुल आमने सामने बैठ के सहिष्णुतापूर्वक, बार बार आग्रह है, प्रेम पूर्वक, किसी को उसके धर्म से आइडेंटिफाई नहीं करेंगे, किसी को उसकी जाति से आइडेंटिफाई नहीं करेंगे, लेकिन प्रेम से, प्रकृति पे विश्वास रखते हुए, प्रेम पे विश्वास रखते हुए सारी बातचीत कर रहे होंगे। तो आज के लिए इतना ही, और सबों को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, जोहार।